हेलो दोस्तों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू यूनाइटेड साइंस क्लासेस। आज इस क्लास के माध्यम से केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस क्लास के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है और इलेक्ट्रोवायलेंस बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड को हिंदी में आयनिक बंधक भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोवायलेंस का मतलब किसी भी परमाणु का, किसी भी आइटम्स का वैलेंसी क्या होगा, ये बताने जा रहे हैं। तो किस प्रकार इसको सोल्व करेंगे ये बताते हैं, इस लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि आप जब भी मेरा वीडियो लेक्चर देखते हैं, सीरियल वाइज से देखें। सीरियल वाइज से देखने से ये होगा कि आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा, कंसेप्ट बढ़ेगा। और जब भी देखते हैं वीडियो को तो आप कॉपी कलम ले करके जरूर बैठे। उससे क्या होगा कि आप बहुत सारे पॉइंट्स जो हम बोर्ड पे नहीं लिख पाते हैं उस पर आप पॉइंट के रूप में नोट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि कोई भी बॉन्ड जब टूटेगा तो आयंस के रूप में टूटेगा। आयंस के रूप में टूटने का मतलब हुआ कि एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। मतलब एक पॉजिटिव आयंस और एक निगेटिव आयंस होगा। तो पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस ये किस प्रकार से होता है। पॉजिटिव आयंस का मतलब जो एटम्स है वो मेटल्स के रूप में है। निगेटिव आयंस वो मेटल्स है, वो मतलब नॉन मेटल्स है या मेटल्स है, क्या है नहीं है, इस बात को सबसे पहले समझते हैं। उसके बाद हम ये बताएंगे कि आयनिक बॉन्ड किस प्रकार बनेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि मेटल्स क्या होता है। तो मेटल्स सबको पता है कि मेटल्स में क्या होता है कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या चाहता है कि हम उस आइटम्स को छोड़कर किसी दूसरे आइटम्स में चले जाएं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मेटल्स जो होता है वो डोनर होता है। डोनर का मतलब ये हुआ कि वो हरदम मेटल्स जो भी होगा वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को दान देगा। ठीक है, क्यों दान देगा? क्योंकि उसको स्टेबिलिटी अचीव करना है, अपने आप को अस्थाई बनाना है। तो अस्थाई बनाने के लिए, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए कोई भी मेटल्स इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? डोनेट करता है, मतलब दान देता है। उसके बाद नॉन मेटल्स के बारे में समझाते हैं कि नॉन मेटल्स जो होता है वो एक्सेप्टर होता है। एक्सेप्टर का मतलब ये हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जैसे मान लिया जाए कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, अब नॉन मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। क्यों एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि इसको स्टेबिलिटी अचीव करना है, अपने आप को स्टेबिलिटी बनाना है। इसीलिए नॉन मेटल्स जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। हम स्टेबिलिटी का कंसेप्ट बता चुके हैं इससे पहले लेक्चर में, फर्स्ट वीडियो में ही बता चुके हैं कि स्टेबिलिटी होता क्या है। जो भी न्यू स्टूडेंट जो वीडियो को देख रहे हैं वो पहला वीडियो जरूर देखें। उसमें स्टेबिलिटी का कंडीशन बताएंगे कि स्टेबिलिटी क्यों होता है। ये भी बताए थे कि कोई भी एटम्स ऑक्टेट रूल को क्यों फॉलो करता है। तो फर्स्ट वीडियो में हम ये बता चुके हैं। जो भी न्यू स्टूडेंट अगर देख रहे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक हम शेयर कर देंगे। ठीक है, तो मेटल्स का मतलब हुआ डोनर ग्रुप और नॉन मेटल्स का मतलब हुआ एक्सेप्टर ग्रुप। इसको समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि सोडियम क्लोराइड है, NaCl। ठीक है, तो सबको पता है कि सोडियम जो होता है वो मेटल्स होता है। सोडियम होता है, मेटल्स होता है। तो सोडियम का अगर बात करें कि सेल में किस प्रकार इलेक्ट्रॉन रहता है, कक्षों में किस प्रकार इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 2, 8 और 1 के रूप में पाया जाता है सोडियम में। क्लोरीन का बात करें तो क्लोरीन होता है नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल्स और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है क्लोरीन का 17 होता है। तो मतलब ये जो पाया जाएगा 2, 8 और 7 के रूप में पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए
कि सोडियम भी चाह रहा है स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए और क्लोरीन भी चाह रहा है स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। तो सोडियम स्टेबिलिटी अचीव करने जा रहा है, मतलब ऑक्टेट रूल बनना, ऑक्टेट के नियम को पालन करना चाह रहा है। तो मतलब इसके आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8। और इसके भी नॉन मेटल्स जो क्लोरीन बना हुआ है, इसके भी आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो सोडियम मेटल्स है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट कर देगा। किसको डोनेट करेगा? क्लोरीन को। इसीलिए हम बोले थे कि क्लोरीन जो होता है, मतलब कि नॉन मेटल्स जो होता है वो एक्सेप्टर होता है, क्योंकि यहाँ क्लोरीन नॉन मेटल्स है और वो क्या कर रहा है? सोडियम के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। और यहाँ पे सोडियम मेटल्स है, तो मेटल्स के बारे में ये बताए थे कि मेटल्स जो होता है डोनर होता है, और डोनर होने का मतलब ये हुआ कि मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा पड़ा हुआ था, तो एक इलेक्ट्रॉन ये किसको कर दिया? मेटल्स जो नॉन मेटल्स को डोनेट कर दिया और दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना लिया। समझते हैं? तो सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो सोडियम बना देगा Na+। ठीक है। क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो क्लोरीन बना देगा Cl-। ठीक है। अब दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा Na+ और Cl- के बीच में, वो बॉन्ड नहीं बनता है, कुछ इस फॉर्म में पाया जाता है। क्योंकि आप कभी भी NaCl को इस रूप में नहीं लिखे होंगे, NaCl इस रूप पे कभी नहीं रहता है सोडियम क्लोराइड। जब भी रहेगा तो Na+ के रूप में और Cl- के रूप में। तो दोनों के बीच में ये भी आयन और दोनों आयन मिल करके जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? आयनिक बॉन्ड बोला जाता है। समझ में आ गया? मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मेटल्स जो होगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, सोडियम डोनेट किया, Na+ बना दिया, आयन के रूप में बना दिया। क्लोरीन नॉन मेटल होने की क्लोरीन नॉन मेटल होने की हुआ, क्लोरीन नॉन मेटल अगर है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, दोनों मिलकर के एक आयन बना है Na+ और Cl-, और दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो होता है आयनिक बॉन्ड के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, ज्यादातर आयनिक बॉन्ड के लिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर एप्लीकेबल होता है। तो समझते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर समझते हैं, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर को हम डॉट के रूप में लिखने का मेथड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे मान लिया जाए सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, तो NaCl का मतलब हुआ कि सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, तो एक इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन था? 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और सोडियम को भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही डोनेट किया सोडियम बन गया प्लस और ये बन गया माइनस। इसी को बोलते हैं हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। जैसे और एग्जांपल देखते हैं MgCl2। ठीक है, मैग्नीशियम का देखा जाए तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। क्लोरीन को देखा जाए तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 70।
दूसरा क्लोरीन का भी देखा जाए तो दूसरा क्लोरीन के लिए भी कितना होता है, 17 होता है। तो मैग्नीशियम 12 का मतलब ये जब टूटेगा तो 2, 8 और 2 के रूप में टूटा। क्लोरीन जब टूटेगा तो 2, 8 और 7 के रूप में टूटेगा। ये क्लोरीन जब टूटेगा तो 2, 8 और 7 के रूप में टूटेगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम के पास आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। क्लोरीन, इस क्लोरीन के पास आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन और इस क्लोरीन के पास भी आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं लीविस डॉट स्ट्रक्चर के अनुसार। तो एक मैग्नीशियम के पास आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1, 1, 2, 2 क्लोरीन, 1 क्लोरीन और 1 क्लोरीन है। इस क्लोरीन के पास आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 7, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। इस क्लोरीन के पास भी आउटर सेल में कितना है, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। मैग्नीशियम मेटल है इसलिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। क्लोरीन नॉन मेटल है इसलिए इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए और 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो यहाँ पे 1 प्लस, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पे 2 प्लस। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाकर के शिफ्ट हुआ है मतलब शिफ्ट हुआ है 1 माइनस। इसी को बोलते हैं हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है, मतलब डॉट के रूप में लिखा जाता है इसलिए इसको बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स का। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी का। इलेक्ट्रोवैलेंसी इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और एक्सेप्ट is called इलेक्ट्रोवैलेंसी। मतलब कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई भी आइटम्स गेन करेगा या एक्सेप्ट करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी के नाम से जाना जाते हैं। जैसे बात करते हैं ग्रुप फर्स्ट में या वर्ग फर्स्ट इसको बोलते हैं हिंदी में। तो ग्रुप फर्स्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है, सोडियम है ना जब बात करते हैं लिथियम, सोडियम वगैरह ग्रुप फर्स्ट में आता है। तो इसका अगर बात करें कि इसका अगर एटॉमिक नंबर का बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका एटॉमिक नंबर 11। सोडियम के पास आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम के पास भी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों मेटल्स हैं। अब यही चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के लिए। क्यों चाहेगा डोनेट करने के लिए, क्योंकि इसको स्टेबिलिटी अचीव करना है। तो सोडियम के पास आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो गया, ग्रुप फर्स्ट का, इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी इज इक्वल टू 1 हो गया। मतलब जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या एक्सेप्ट करेगा उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रोवैलेंसी। ग्रुप सेकेंड का बात करते हैं। तो ग्रुप सेकेंड में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह बहुत सारे आते हैं ग्रुप सेकेंड में। तो इसमें बात करते हैं कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4।
मैग्नीशियम का कितना होता है 12। ठीक है, अब इसके आउटर सेल में बेरिलियम का कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम के भी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन। तो यही चाहेगा इसको भी ऑक्टेट पूरा करना है, इसको भी ऑक्टेट पूरा करना है, स्टेबिलिटी अचीव करना है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये इसीलिए डोनेट करेगा, पहले तो ये मेटल्स होता है, सबसे पहला बात मेटल्स जब भी करेगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट ही करेगा। दूसरा चीज है कि हमको ऑक्टेट रूल का नियम पूरा करने का मतलब हुआ कि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए आउटर सेल में। ठीक है, तो इसके पास आउटर सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है और इसके पास आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यही चाहेगा कि हम कोई भी ऐसा आइटम से जिसका आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन, तो जिसका आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा वहां पे डोनेट कर देगा। समझ में आया बात? तो इसीलिए इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना होता है, इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 होता है। अब बात करते हैं ग्रुप थर्ड का। ठीक है, तो ग्रुप थर्ड में क्या क्या आता है, एल्युमिनियम, बोरोन, एल्युमिनियम, ये सब आता है ग्रुप थर्ड के अंतर्गत। तो इसका बात करें तो बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, एल्युमिनियम का कितना होता है 13। एल्युमिनियम के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन और बोरोन के भी आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। यही चाहेगा स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा डोनेट करेगा, क्योंकि ये सामने वाला के पास जो पड़ा होगा वो 5 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में है। ठीक है, क्योंकि टोटल बनना है 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन उसको देगा तभी तो 8 बनेगा। वो 5 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकता है क्योंकि इसका संख्या कम है, क्योंकि यहाँ 3 है यहाँ 5 है। तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा। इसलिए इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना होता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी, इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी होता है 3। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं, अच्छा सॉरी ये ग्रुप थर्ड का नहीं है, ग्रुप 13 का है। ठीक है, ये ग्रुप 13 का है, थर्ड का नहीं है। अब बात करते हैं ग्रुप 14 का, बात करते हैं तो ग्रुप 14 में क्या क्या आता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आसिकी, संकर, एसएन सॉरी 3, ये सब आता है ग्रुप 14 के अंतर्गत। अब इसका बात करते हैं तो कार्बन का बात करते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5। सिलिकॉन का बात करें तो सिलिकॉन का होता है सोडियम मैग्नीशियम सिलिकॉन, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, और सिलिकॉन का कितना होता है 14। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये दोनों का ग्रुप 14 का इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना होगा। तो कार्बन का मतलब हुआ कि इसके आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 4, सिलिकॉन के भी आउटर सेल में कितना है 4 ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसको 8 बनना है, तो 8 बनने के लिए या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। सिंपल सा बात इतना सोचिए कि मान लीजिए 2 दोस्त हैं, ठीक है, एक दोस्त के पास 4 रुपया है और दूसरा दोस्त के पास भी 4 रुपया है। तो दोनों के पास 4-4 रुपया होने का मतलब ये हुआ कि ये 4 रुपया उसको गेन भी कर सकता है और 4 रुपया उसको लॉस भी कर सकता है। मतलब 4 रुपया डोनेट भी कर सकता है और 4 रुपया एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो ये ग्रुप 14 का जितना भी आइटम्स है, सभी आइटम्स या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि आउटर सेल में होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी इसके पास पड़ा हुआ है आउटर सेल में, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन की तो कमी है, तो 4 इलेक्ट्रॉन या तो एक्सेप्ट किया या तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसलिए ग्रुप 14 का जितना भी आइटम्स होता है सबका इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना होता है 4 होता है। अब बात करते हैं 115 का।
बात करते हैं ग्रुप 15। तो ग्रुप 15 में क्या आता है? ग्रुप 15 में आता है फास्फोरस, ठीक है। इसका बात करते हैं ग्रुप 15 में, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 50। तो इसके आउटर सेल में क्या हो? 2, 8 और 5, ठीक है। अब ये है फास्फोरस। तो फास्फोरस का मतलब हुआ कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल में कितना है? 5 है। अब ये फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके आउटर सेल में संख्या बढ़ चुका है। मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या आउटर सेल में स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए कितना होना चाहिए? 8। तो 8 में से 4 मतलब 50% से ज्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया? मतलब कि इसके 8 रुपए में से 5 रुपए इसके पास है। तो ये 3 रुपया को क्या करेगा? कोई भी मान लीजिए कि कोई खिलौना है, वो 8 रुपया मिल रहा है। अब 8 रुपया में मिलने का मतलब हुआ कि 5 रुपया एक दोस्त के पास है और दूसरा दोस्त के पास 3 रुपया है। तो स्वाभाविक है कि जिसके पास 5 रुपया है वही 3 रुपया वो लेगा, वो 5 रुपया देगा थोड़ी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये 3 रुपया एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अब 3 रुपया ये एक्सेप्ट करेगा तो इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रोवैलेंसी इसका 3 हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रोवैलेंसी का डिफिनेशन लिखा है कि या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, दोनों चीज। ये नहीं कि केवल इलेक्ट्रॉन को डोनेट ही कर रहा है। सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और एक्सेप्ट इज कॉल्ड गेन एक्सेप्ट एंड डोनेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो मिस्टेक हो गया, गेन एक्सेप्ट एंड डोनेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। थोड़ा डिफिनेशन मिस्टेक था यहाँ पे, क्योंकि गेन एक्सेप्ट एक ही बार लिखा दिया था, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या किया? एक्सेप्ट किया, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना हुआ? 3 हो गया। इसी तरीके से बात करते हैं ग्रुप 16 का, बात करते हैं। तो ग्रुप 16 का ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है और नीचे बहुत सारे तत्व आता है, उससे टिको, ये ट्रिक है इसका। तो ऑक्सीजन का बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। सल्फर का बात करें तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, ठीक है। तो इसको जब तोड़ेंगे तो 2 और 6 में टूटा, सल्फर टूटेगा तो 2, 8 और 6 में टूटा। तो इसके आउटर सेल में, ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब ग्रुप 16 के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि इसके पास 6 रुपया है और इसको 8 बनना है, 6 रुपया से 8 रुपया बनना है। तो 8 रुपया बनने के लिए क्या होगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 रुपया किसी से मांग कर रखेगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अब क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना हो गया? तो इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गया 2, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रुप 17 का, ठीक है। तो ग्रुप 17 में क्या आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है, ठीक है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इसका 17, इसी तरीके से होता है सबका, ठीक है। अब 1, 2 पकड़ते हैं, सबका इलेक्ट्रोवैलेंसी वही होता है। फ्लोरीन का बात करें तो इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के भी आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब इस ग्रुप के सभी आइटम्स के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7 इलेक्ट्रॉन होता है। अब सिंपल सी बात है कि इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब इस ग्रुप के सभी आइटम्स के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 7 रुपया तो प्रेजेंट है। अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या करेगा? मांगेगा, और मांगेगा मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करके वो क्या बना देगा? स्टेबिलिटी अचीव कर लेगा। तो इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना हो गया? इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हो गया, ठीक है। 118 का या ग्रुप 18 का इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं होता। नहीं होने का कारण ये है इलेक्ट्रोवैलेंसी, क्योंकि ग्रुप 18 का जितना भी आइटम्स है, सभी के सभी जो स्टेबिलिटी अचीव करना चाहिए, जितना इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में होना चाहिए, उतना इलेक्ट्रॉन उसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है।
तो वह ना मतलब ग्रुप 18 का जितना भी आइटम्स है वो ना ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो इसलिए ग्रुप 18 का जितना भी आइटम्स है सभी का इलेक्ट्रोवैलेंसी होता है 0। ठीक है, मतलब होता ही नहीं है। अब बात करते हैं डी ब्लॉक के तत्व। तो डी ब्लॉक के जितना भी तत्व है, डी ब्लॉक के जितना भी तत्व है, डी ब्लॉक एलिमेंट, तो डी ब्लॉक के जितना भी एलिमेंट है सभी का इलेक्ट्रोवैलेंसी डिपेंड करता है कि सामने वाला आइटम्स किस प्रकार का है। तो डी ब्लॉक का जितना भी एलिमेंट्स है, 2-4 को छोड़ दिया जाए, सभी का इलेक्ट्रोवैलेंसी वैरी करता है, मतलब अलग अलग होता है और डिपेंड करता है कि सामने वाला किस प्रकार का आइटम्स है। लेकिन एक याद करना है कि आयरन का जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होता है वो 2 होता है और 3 होता है, केवल इसको याद करके रखना है। ठीक है, बाकी सबका इलेक्ट्रोवैलेंसी डिपेंड करता है कि किस प्रकार का आइटम्स है। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रोवैलेंसी का कंसेप्ट जो कि हम बता दिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि टर्म्स ऑफ एनर्जी। टर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का टर्म्स। तो एनर्जी का टर्म समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मान लिया जाए कि मेरे पास कोई मेटल्स है। ठीक है, मेटल्स है, तो मेटल्स से क्या होगा, मेटल से ही होगा कि मेटल से यही होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उससे निकलता है। तो मेटल से मान लिया जाए कि एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये बना देगा M+ और E-। तो किसी भी आइटम से अगर मेटल्स हम निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हम निकालते हैं, तो कौन सा एनर्जी होता है, कोई भी आइटम से अगर इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देना पड़ता है उस ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। अगर जो भी स्टूडेंट को आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में नहीं पता है, पीरियोडिक टेबल का पूरा लेक्चर डाला हुआ है एनआईटी साइंस क्लासेस, आप सर्च मारिए एनआईटी साइंस क्लासेस आयनाइजेशन एनर्जी, आपको आ जाएगा। आप उस पर पूरा आयनाइजेशन एनर्जी का वीडियो देख सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। आयनाइजेशन एनर्जी होता है किसी भी आइटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ता है उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो मेटल्स में हम लोग इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, निकालते हैं। मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब कौन सा एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स में क्या होता है, नॉन मेटल्स में हम लोग इलेक्ट्रॉन को देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को जब देंगे तो ये क्या बना देगा, नॉन मेटल्स पे 1-। तो इसमें कौन सा एनर्जी काम करता है, इसमें जो एनर्जी काम करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे सर्च मारिए एनआईटी साइंस क्लासेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आपको वीडियो वहां पे आ जाएगा, आप वहां पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पूरा वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब हुआ कि किसी आइटम्स में इलेक्ट्रॉन देने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा कि नॉन मेटल्स में हम लोग इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए जो एनर्जी काम करता है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काम करता है, और मेटल्स में इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं तो उसमें जो एनर्जी काम करता है आयनाइजेशन एनर्जी। अब बात ये है कि यहाँ पे मेटल्स बन गया M+ और नॉन मेटल्स बन गया N-। ठीक है, अब दोनों के दोनों जब इससे इलेक्ट्रॉन निकला, मेटल से अगर इलेक्ट्रॉन निकला
तो निकलने का मतलब हुआ कि वो स्टेबिलिटी अचीव कर चुका है। नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन आया तो इसका मतलब ये हुआ को भी स्टेबिलिटी क्या कर चुका है, अचीव कर चुका है। तो दोनों के दोनों अब अस्टेबल कंडीशन में आ गया, दोनों के दोनों अब अस्टेबल कंडीशन में आ गया। तो दोनों के दोनों अस्टेबल कंडीशन में आने का मतलब ये हुआ कि अब दोनों अस्टेबल कंडीशन में है तो रिएक्शन होगा कैसे। बात ये आता है कि ये भी अस्टेबल ये भी अस्टेबल, और अस्टेबल तो रिएक्शन कर नहीं सकता है, तो अस्टेबल रिएक्शन नहीं कर सकता है तो अस्टेबल रिएक्शन करेगा कैसे। तो ये दोनों जब अस्टेबल रिएक्शन, जब दोनों आइटम्स मेटल्स और नॉन मेटल्स जब भी आयन के रूप में जो है, और जब दोनों रिएक्शन करेगा तो उस रिएक्शन करने में जो एनर्जी लगती है उस एनर्जी को बोलते हैं हम लोग लैटिस एनर्जी बोला जाता है, जालक ऊर्जा बोलते हैं इसको हिंदी में, जालक ऊर्जा इसको बोला जाता है। अब जालक ऊर्जा क्या है इसके बारे में अगर समझना है तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। केमिकल बॉन्डिंग का तीसरा लेक्चर जो आने वाला है उसमें हम बताएंगे कि लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा क्या होता है। जब दोनों अस्टेबल, मेटल्स भी अस्टेबल नॉन मेटल्स भी अस्टेबल, जब दोनों अस्टेबल को आपस में रिएक्शन कराते हैं तो उससे जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब बात है कि प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड का क्या क्या प्रॉपर्टीज है तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये हुआ कि जब भी आइटम्स हो, मतलब मेटल्स हो या नॉन मेटल्स हो, तो जब भी मेटल्स और नॉन मेटल्स में जब इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है या किसी भी आइटम्स में इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो वो गैसियस स्टेट में दिया जाता है, सॉलिड स्टेट में वो नहीं दिया जाता। इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि सॉलिड स्टेट में सभी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से बंधे होते हैं, नजदीक होने के कारण सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या होता है, बंधे होता है और जो भी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बंधे हुए रहेगा, मतलब क्या, न्यूक्लियस से बंधे हुए रहेगा, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना टफ काम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम लोगों को उस सबको क्या करना पड़ता है, गैसियस स्टेट में लाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल से समझाते हैं। ठीक है। Na+ और Cl-, ठीक है। तो ये दोनों को जब हम रिएक्शन कराएंगे आपस में तो दोनों रिएक्शन तभी होगा, अभिक्रिया तभी होगा जब दोनों के दोनों कैसा होना चाहिए, गैसियस स्टेट में, या कुछ कुछ प्रॉपर्टी बोलता है लिक्विड स्टेट में भी होता है। सॉलिड स्टेट में तो संभव है ही नहीं, क्योंकि सॉलिड स्टेट में जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है इस आइटम्स के अंदर या इस आइटम्स के अंदर, सभी इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे रहते हैं। तो ये जैसे ही गैसियस स्टेट में आ गया और दोनों आपस में जब रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करके जो बनाने वाला है, जो मॉलिक्यूल्स बनाने वाला है, जो कंपाउंड बनाने वाला है, ये कंपाउंड आएगा सॉलिड स्टेट में। मतलब ये जो बनेगा वो आएगा सॉलिड स्टेट में। तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज ये हुआ कि जब भी दो आयनिक आइटम्स को रिएक्शन कराते हैं एक दूसरे से तो उसका जो कंपाउंड बनता है, उसका जो मॉलिक्यूल्स बनता है, वो मॉलिक्यूल्स किस रूप में बनता है, सॉलिड स्टेट के रूप में बनता है। दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में गलनांक बोलते हैं
और बॉइलिंग पॉइंट को क्वथनांक बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए कोई भी आयनिक बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? क्योंकि ये जो बॉन्ड बना हुआ, आयनिक जो बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। आप सोचिए कि सॉलिड स्टेट से हमको लाना है किसमें? सॉलिड स्टेट से हमको लाना है मेल्टिंग पॉइंट का मतलब मेल्ट करना, मतलब लिक्विड स्टेट में लाना है। तो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में लाने के लिए हमको उसमें क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर देना पड़ेगा, और टेम्परेचर भी बहुत हाई देना पड़ेगा, तभी होगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आयनिक बॉन्ड का बहुत हाई होता है। तीसरा बात करते हैं कंडक्टिविटी। आयनिक बॉन्ड का जो कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी को हिंदी में चालकता बोला जाता है। तो आयनिक बॉन्ड का जो कंडक्टिविटी होता है वो लो होता है, इसका लो कंडक्टिविटी होता है, लो कंडक्टिविटी शो करता है। लो कंडक्टिविटी क्यों शो करता है? क्योंकि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में। और सॉलिड स्टेट में का मतलब हुआ कि उस आइटम्स का इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या है? बहुत अच्छी से पकड़ कर बना हुआ है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, F=K Q1 Q2/R²। तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री है नहीं, ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा नहीं, तो उसमें कंडक्टिविटी कैसा शो करेगा? लो कंडक्टिविटी शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि आयनिक बॉन्ड के अंतर्गत जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन आयनिक बॉन्ड का रिएक्शन जो होता है वेरी फास्ट रिएक्शन होता है, मतलब वेरी फास्ट रिएक्शन, फास्ट केवल नहीं, वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन, इसको जब एक्सपेरिमेंटल देखा गया तो ये जो रिएक्शन होता है 10⁻⁻6 से 10⁻⁻12 सेकेंड के रेंज के बीच होता है, मतलब इतना फास्ट रिएक्शन होता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल ये है कि जब NaCl को AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो जब NaCl को AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बना देगा AgCl और प्लस NaNO3, क्योंकि ये जो टूटेगा तो Na प्लस में टूटेगा और क्लोरीन माइनस में टूटेगा। Ag जो टूटेगा Ag प्लस में, NO3 माइनस में। तो Na प्लस NO3 के साथ रिएक्शन करेगा, ये प्लस और ये माइनस। Cl माइनस Ag प्लस के साथ रिएक्शन करके AgCl बना दिया, Na प्लस रिएक्शन करके NaNO3 बना दिया। ये रिएक्शन कैसे हुआ नहीं हुआ ये मैकेनिज्म का पार्ट है, ठीक है। हम केवल अभी ये बता रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड के अंतर्गत जो आयनिक बॉन्ड का जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन वेरी फास्ट होता है। और रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल जो डाटा है इसको लेबोरेटरी के थ्रू लाया गया, तो आयनिक बॉन्ड का जो टाइम कैलकुलेट किया गया वो 10⁻⁻6 से 10⁻12 सेकेंड के आसपास होता है। तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, मतलब NaCl लेकर के आओ, AgNO3 लेकर के आओ, एक कंटेनर में डालो, और एक कंटेनर में डालने के बाद इसका रिएक्शन देखा गया तो इतना सेकंड में ये रिएक्शन हो गया, तो वेरी फास्ट रिएक्शन होता है। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी का। लास्ट प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जो होता है, आयनिक बॉन्ड का जो सॉल्युबिलिटी होता है वो वाटर में जब आयनिक बॉन्ड का जब हम सॉल्यूबल करते हैं, मतलब उसको घुलाते हैं वाटर में, तो जब इसको सॉल्युबिलिटी हम करते हैं वाटर में तो ये अच्छा सॉल्यूबल होता है, मतलब अच्छी तरीके से आयनिक बॉन्ड सॉल्युबल हो जाता है, मतलब सॉल्युबिलिटी बना लेता है, मतलब घुल जाता है वाटर के साथ। जैसे एक एग्जांपल समझाते हैं। एग्जांपल
ये है कि जब सोडियम क्लोराइड को जब H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये टूटा तो Na+ में टूटेगा और Cl- में, ये टूटेगा H+ में और OH- में। तो यहाँ पे सोडियम प्लस और OH- मिल करके बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और H+ और Cl- मिल करके बना देगा HCl। तो ये वाटर के साथ आयनिक बॉन्ड का रिएक्शन जो होता है अच्छी तरीके से सॉल्युबल होता है। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टीज है, ये पांचों के पांचों प्रॉपर्टीज हम बता चुके हैं। तो आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड या इलेक्ट्रोवायलेंस बॉन्ड से रिलेटेड जितने भी प्रकार का पढ़ना था नीट के लिए, 11th क्लास के लिए या आईटी के लिए, मैं सभी चीज को डिस्कस कर चुका हूँ। अब आगे जो लेक्चर आने वाला वो लेटिस एनर्जी का आने वाला है, जालक ऊर्जा का बारे में आने वाला है कि जालक ऊर्जा क्या होता है। जालक ऊर्जा के बारे में हम बता चुके हैं, लेटिस एनर्जी के बारे में हम बता चुके हैं कि मान लिया जाए कि सोडियम है तो सोडियम प्लस बना, तो सोडियम प्लस बनने का मतलब वो भी स्टेबल कंडीशन है। क्लोरीन है तो क्लोरीन माइनस बना, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डोनेट, इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो क्लोरीन से क्लोरीन माइनस बना। तो दोनों आखिरकार स्टेबल कंडीशन में आने के बावजूद भी वो दोनों किस प्रकार से रिएक्शन करता है, और उस रिएक्शन को करने में जो एनर्जी लगती है उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी। इसका पूरा का पूरा वीडियो आने वाला है नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब पार्ट 3 में आने वाला है। और हम आपको बता दें कि जब भी मेरा लेक्चर देखते हैं तो साथ में एक कॉपी कलम जरूर रखें। बहुत सारे पॉइंट को हम बोर्ड पे नहीं लिख पाते हैं, उस पॉइंट को आप नोट करें और वीडियो को सीरियल वाइज से देखें, मतलब फर्स्ट वीडियो देखें, उसके बाद सेकेंड वीडियो, उसके बाद थर्ड वीडियो। इससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा, कंसेप्ट डेवलप होगा। अब जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाइएगा उसी तरीके से आपका दिमाग भी क्या होते जाएगा, उस चैप्टर के प्रति बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। इसलिए वीडियो जब भी देखें, जब भी आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसको सीरियल वाइज से देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारा यूज फर्स्ट के बहुत सारा इसमें टर्म जो ऐसा आया हुआ था जो फर्स्ट वीडियो का आया हुआ, जो फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम बता चुके थे। उसका लिंक भी हम शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस लिंक्स को भी पहला वीडियो देख करके उसके बाद सेकेंड वीडियो देखें तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी स्टूडेंट घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो उसको घबराने का जरूरत नहीं है। अभी टाइम के अभाव के कारण थोड़ा सा वीडियो का है, मतलब ये कंटिन्यू नहीं आ पा रहा है। कुछ दिन में ये कंटिन्यू आएगा, वीडियो 1 घंटा का मिलेगा आपको, और उससे देख करके आप अच्छी तरीके से अच्छा नीट का तैयारी और आईटी का तैयारी अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमको प्रोत्साहन करें। जितना ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर होगा उतना ज़्यादा हमको प्रोत्साहन मिलेगा, उतना ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे और अच्छी चैप्टर, अच्छा चैप्टर लाएंगे और आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट के साथ आपको बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।